लड़का लड़की दोनों साथ में थे। उन्होंने एक दूसरे पर ट्रस्ट कर लिया, उसने आईडी पासवर्ड सब कुछ शेयर कर लिया। कुछ प्राइवेट फोटो एक दूसरे के पास से मेरी फैमिली के पास ये फोटोज आते हैं, तो मैं सुसाइड कर लूंगी। आपको ये कह दिया कि मैं इसको सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा, जो कि एक अपने आप में एक क्राइम है। जो भी महिला संबंधी अपराध हैं, सर्टेन सेक्शंस हैं, उनमें ये प्रोविजन भी है कि उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करते हम लोग। तो युवाओं को खुद को समझना होगा कि जो रियल लाइफ है और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है। जब हम सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख रहे थे, जो इसमें नकबजन थे, उसने कंबल ओढ़ रखा है तो एक नकबजन के हाथ नहीं था। ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके आपके सामने कहेगा कि आपका बेटा, आपके भाई हमारे कब्जे में है। और तो डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए हमें इतना पता होना चाहिए कि कोई भी परिचित पुलिसमैन से आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन जो पुलिस की जॉब है, कई बार तो ऐसा होता है कि 24 घंटे 36 घंटे तक मतलब आपको लगातार सोने को नहीं मिलता। अभी फिलहाल जो 8th क्लास के बच्चे हैं, हमने नोटिस किया नशे की लत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। वर्तमान में ऑनलाइन फ्रॉड बहुत सारे चल रहे हैं। कुछ गेमिंग की लत लग जाती है, कहीं ना कहीं अपना पैसा गंवा देते हैं। तो इससे बचने के लिए युवाओं को क्या राय देंगे आप? डग के अंदर हमारे पास में ये सूचना आई थी कि एक लड़का और लड़की दोनों का किडनैप हो गया है। उनके साथ कोई भी वारदात हो सकती है। नमस्कार, मैं जितेंद्र सिंह वायरल पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के हमारे गेस्ट है DYSP सर श्रीमान प्रेम कुमार जी चौधरी। आप RS हैं और वर्तमान में भवानी मंडी में DYSP के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम प्रेम कुमार है और मैं अपने राजस्थान के जोधपुर संभाग के बाड़मेर जिले से आता हूँ। बाड़मेर जिले में चौहटन कस्बे से आता हूँ, जो बिल्कुल सीमावर्ती क्षेत्र जो अपना पाकिस्तान का बॉर्डर है उसके 15-20 किलोमीटर के आसपास ही है। और वहीं मेरा जन्म हुआ है और बचपन की जो शुरुआती एजुकेशन जो 10th तक कह सकते हैं वहीं पे हुई है। उसके बाद मैं 12th के लिए जोधपुर आया और ग्रेजुएशन मेरी बीकानेर से हुई है। और उसके बाद में जो RAS की प्रिपरेशन है वो भी मेरी जोधपुर में ही हुई है। सर, आपके फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली, मेरे पिताजी, माताजी, पिताजी गवर्नमेंट टीचर रहे हैं जो 1-1.5 साल पहले रिटायर हुए। और हम 4 भाई हैं और चारों ही गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं और एक सिस्टर है, वो भी गवर्नमेंट सर्विस में। अच्छा सर, आपके पिताजी एक टीचर थे, तो आपने ये RS वाली ये अलग लाइन कैसे चूज किया? आपने नहीं सोचा नहीं पिताजी टीचर है मैं भी टीचर? नहीं, देखो शुरू से मेरा एक ये था कि अलग कुछ हटके किया जाए। और सिविल सर्विस जो कि एक हर युवा का जो भी एक एम रहता है कि सिविल सर्विस में जाएं और जो सिविल सर्विस के माध्यम से लोगों की सेवा का जो मौका मिलता है उसको कैसे न कैसे अचीव करें। आपने जब RS का रिजल्ट आया तो आपको कैसा फील हुआ? आपकी रैंक कितनी आई थी उसमें? मेरी ओवरऑल राजस्थान 92 रैंक थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और चूँकि मैं पहले से ही मेरी तैयारी को लेकर आश्वस्त था कि मेरी अंडर 100 रैंक आनी चाहिए, क्योंकि प्रिपरेशन इसी तरह की थी। और जो टेस्ट सीरीज में मेरी परफॉर्मेंस वगैरह उसको देख के मुझे ये लगा था कि, और जो मेरे नोट्स भी थे, तो वो जो भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह साथ में तैयारी करते थे तो उनका भी यही कहना था कि अगर यही नोट्स इसी तरह से अगर आपको याद रहेंगे और आप एग्ज़ाम में इसी तरह परफॉर्म करके आओगे तो निश्चित रूप से अंडर 100 रैंक रहेगी। तो इसके लिए आपने 12th बाद कोचिंग की या सेल्फ स्टडी? नहीं, कोचिंग का इतना रोल नहीं है। और जो भी तैयारी करते हैं उन सब के लिए मैं कहना चाहूँगा कि कोचिंग से ही रैंक आती है ऐसा नहीं है। रैंक लाने के लिए सेल्फ स्टडी जितनी इम्पोर्टेंट है उतना और कुछ भी नहीं है। तो सेल्फ स्टडी पे ही बिलीव करें। और कोचिंग ये भी नहीं कि कोचिंग करना सही नहीं है। जिनको लगता है कि मुझे किसी सब्जेक्ट में या पूरे जो एग्जाम की तैयारी भी कोचिंग से करनी है वो भी ठीक है। RS बनने के बाद अभी तक का आपका जो सफ़र रहा उस अनुभव में क्या क्या आपके बीच हुआ? जैसे बहुत से केस ऐसे होते हैं, कुछ कठिन कुछ आसान होते हैं, उसमें ऐसा कोई केस है जो आपको लगा कि नहीं उसको सोल्व करने के बाद आपको अच्छा फील हुआ हो कि नहीं? बिल्कुल। मैं लगभग मुझे 2019 से 2025 तक ये मेरा 6वां-7वां साल है इस सर्विस में। तो पुलिस की सर्विस में रहते हुए आपके सामने ये ब्यूटी है पुलिस की कि आपके सामने ऐसे कई केसेस आते हैं जो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहते हैं। हमेशा आप उनको, जब भी आपके जहन में वो घटना आएगी, आप किसी को सुनाते हैं तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ, मेरी गाइडेंस में या मेरे सुपरविजन में ये चीज़ हुई। तो ऐसा एक केस था, सबसे पहला तो मेरी ट्रेनिंग का ही केस था। जो विश्नोई समाज का सबसे बड़ा मंदिर है मुकाम नोखा में, तो वहाँ पे एक चोरी हुई थी। तो उसको पुलिस का जॉब बेसिकली क्या है कि ऑब्जर्वेशन पे भी डिपेंड करता है जी। कि आप चीज़ों को कैसे देखते हैं। तो उसमें एक मेरा छोटा सा ऑब्जर्वेशन, चूँकि मैं ट्रेनिंग में ही था, लेकिन जब हम सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख रहे थे, जो इसमें नकबजन थे,
तो उसमें हमने ये देखा कि उसने कंबल ओढ़ रखा है तो एक नकबजन के हाथ नहीं था। तो वो एक पॉइंट ऐसा था कि कंबल के अंदर से उस पॉइंट को क्लिक करना, उसके बाद में हम उस आगे बढ़े कि ऐसा कौन हो सकता है या इसके पहले कैसे उसके उस एक ही क्लू के हिसाब से तो एक क्लू पे पूरा वो। इसी तरह से जैसे मैं यहाँ झालावाड़ में गंगदार पोस्टिंग थी मेरी, तो डग के अंदर हमारे पास में ये सूचना आई थी कि एक लड़का और लड़की दोनों का किडनैप हो गया है और उनके साथ कोई भी वारदात हो सकती है। तो घटना चूंकि हमने सूचना वेरीफाई करी तो सही भी थी, तो उसी टाइम से हम लगे तो 20 घंटे के अंदर हमने लड़का लड़की दोनों को रिकवर कर लिया था। हालांकि उनकी काफ़ी चोटें थी, किसी के हाथ पैर पे भी तलवार से काट रखे थे, लेकिन बहुत सक्सेसफुल केस था। अभी वर्तमान में सर कुछ ऐसा होता है, जैसे अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक दीदी का मेरे मैसेज आया कि कुछ ये रिलेशन में लड़का लड़की दोनों साथ में थे, उन्होंने एक दूसरे पर ट्रस्ट कर लिया, उसने आईडी पासवर्ड सब कुछ शेयर कर लिया, कुछ प्राइवेट फोटो एक दूसरे के पास है। अब दोनों के बीच में कुछ लड़ाई हुई, अब वो उसको ब्लैकमेल करता है, वो लड़का उसको बोलता है अगर तू मेरे से शादी नहीं करेगी तो मैं तेरा फोटो तेरी फैमिली और सबको दिखा दूँ। अब वो लड़की उसने मेरे को मैसेज किया कि भैया ऐसा ऐसा है और अगर ये मेरी फैमिली के पास ये फोटोज आते हैं तो मैं सुसाइड कर लूँगी। अब इस बीच में अगर वो किससे हेल्प करे, क्योंकि वो चाहती है कि मेरे ऊपर समाज उंगली ना उठाए। देखिए, ये जो आपने कहा कि रिलेशनशिप, हाँ, तो बेसिकली इसका जो बेसिस है पूरा रिलेशनशिप, चाहे कोई भी हो, फैमिली हो, बियॉन्ड फैमिलीज हो, वो पूरा ट्रस्ट पे डिपेंड करता है। एक दूसरे के ट्रस्ट पे हम जो भी एक दूसरे के साथ में जो भी पल बिताते हैं वो एक ट्रस्ट पे रहता है कि हाँ, वो ट्रस्ट तो हो जाता है। ट्रस्ट करने के बाद फिर बाद में वो ऐसा केस उसको जब मिस यूज करने लग जाते हैं या उसको ब्लैकमेलिंग की तरह यूज करने लग जाते हैं तो उसकी भी हमारे पास में रेमेडीज है। और इस तरह का अगर कोई आपको फोटो दिखा के ऑनलाइन अगर आपके किसी कोई आपत्तिजनक फोटो भी हैं अगर किसी के पास में, तो आप बिल्कुल हमारी पुलिस की मदद ले सकते हैं। कि उसमें जैसे आपको ये कह दिया कि मैं इसको सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा, जो कि एक अपने आप में एक क्राइम है, आईटी एक्ट के अंदर क्राइम है, जो न्यू क्रिमिनल्स अभी अप्लाई हुए हैं पिछले साल ही, तो उनमें भी अपने आप में वो एक क्राइम है। लड़की चाहती है मान लो पुलिस में जाए या कुछ और को बताए तो उसके प्रॉब्लम इसमें ये रहता है कि जो भी महिला संबंधी अपराध है तो उसमें हमारी ये कोशिश रहती है, और कुछ जो सेक्शंस हैं, सर्टेन सेक्शंस हैं, उनमें ये प्रोविजन भी है कि उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करते हम लोग, कि वो परिवार किसकी तरफ से है, महिला कौन है, कहाँ की रहने वाली है। नेक्स्ट है कि आप अभी फिलहाल जो 8th क्लास के बच्चे हैं, कुछ हमने नोटिस किया नशे की लत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके लिए आप कुछ बताएंगे? जैसा कि ये इस एरिया में भी है और हम पूरे राजस्थान में और भारत में भी देख रहे हैं कि युवा लोग नशे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि चूंकि इसमें जो अभी वेब सीरीज़ है, मूवीज़ है, तो उनके ये पार्ट्स रहते हैं कि वो एक उस जो लाइफ के उस एरिया को वो दिखाते हैं, शो करते हैं कि उनमें जैसे नशा है, जैसे शराब का सेवन है और तरह के जो ड्रग्स हैं, इस तरह का। तो युवाओं को खुद को समझना होगा कि जो रियल लाइफ है और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है, कि जो वहाँ दिखाया जा रहा है उसको यहाँ करना या यहाँ हमारे लिए कितना यूजफुल है। उनको खुद का विवेक समझना चाहिए, और जो पेरेंट्स है उनको ध्यान देने की जरूरत है। और अगर 8th, 9th और 10th लेवल के बच्चे अगर ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्कूल्स को भी उस पर ध्यान देने की जरूरत है। एक अभी वर्तमान में ऑनलाइन फ्रॉड बहुत सारे चल रहे हैं, कुछ गेमिंग की लत लग जाती है, कहीं ना कहीं अपना पैसा गंवा देते हैं, तो इससे बचने के लिए युवाओं को क्या राय देंगे आप? साइबर क्राइम जो रिसेंट टाइम का सबसे बड़ा और सबसे मान लीजिए ऐसा ऑफेंस है कि आपके पूरे जीवन की गाड़ी कमाई है, वो 1 मिनट में, 1 झटके में, 1 OTP में, 1 पासवर्ड में आपसे छीन ली जाती है। और अगर आप अवेयर नहीं हो कि उसका क्या रेमेडीज है या कहाँ पे कॉल करना है, किसको बताना है, तो वो पूरा पैसा हो सकता है कि वापस आना भी संभव नहीं हो। अगर आप टाइम से, जैसे कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स गवर्नमेंट ने डेवलप कर रखे हैं, साइबर पोर्टल है, 1930 पे कॉल कर सकते हैं, और थाने पे भी इस तरह के लॉगिन पासवर्ड्स दे रखे हैं साइबर पोर्टल से रिलेटेड, जिन पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर टाइमली रिपोर्ट नहीं करते हैं तो साइबर क्राइम के लिए अभी तक जितने भी प्रयास गवर्नमेंट ने किए हैं, उसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगा कि साइबर क्राइम में जो बचावी उपचार है, खुद को नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी आप बताएं कि साइबर क्राइम कितना खतरनाक है। सर, वर्तमान में एक ऐसा फ्रॉड चल रहा है जो सामने वाले ने पुलिस की डीपी लगा रखी है और पुलिस बनकर कॉल करता है कि आपके बच्चे को हमने किडनैप कर लिया है और इतने इतने पैसे दो और इससे छुड़ाओ, तो उससे कैसे बचें? देखिए, अभी जो साइबर क्राइम है वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा यूज में ले रहे हैं साइबर फ्रॉड करने के लिए, वो है डिजिटल अरेस्ट।
तो डिजिटल अरेस्ट ऐसा है कि मतलब कोई भी एजेंसी का कोई भी अधिकारी बन के, पुलिस अधिकारी बन के, कस्टम का अधिकारी बन के, या कोई सीबीआई का अधिकारी बन के, और आपको इस तरह से बिल्कुल उसके बैकग्राउंड में पुलिस की फ्रेम लगी हुई होगी या सीबीआई की फ्रेम लगी हुई होगी, और आपको ऐसे कॉल करेंगे, वीडियो कॉल भी करेंगे, या फिर वॉइस कॉल में भी आपके उसके डिस्प्ले पे ये लगा हुआ होगा कि वास्तव में कोई ऐसा पुलिस अधिकारी लग रहा हो। ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके आपके सामने कहेगा कि आपका बेटा, आपके भाई हमारे कब्जे में है, और अगर इतनी देर में ये नहीं किया तो बिल्कुल हम अरेस्ट डालने वाले हैं और आपके आजीवन कारावास की सजा हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें समझने की जरूरत है कि बेसिकली जो भी एजेंसी है वो अगर कोई भी अरेस्ट करती है तो अरेस्ट करने से पहले किसी को फोन नहीं करती, कोई भी अरेस्ट करने के बाद ही उसको सूचना दी जाती है कि अरेस्ट हो चुकी है, कोई परिजनों को भी सूचना दी जाती है। तो डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए हमें इतना पता होना चाहिए कि कोई भी एजेंसी आपको ऐसा फोन नहीं करेगी कि हम इसकी गिरफ्तारी डाल देंगे या गिरफ्तारी हो जाएगी, तो ऐसा कोई भी नहीं करेगा। इस बेसिक चीज को हमें समझना पड़ेगा, तभी डिजिटल अरेस्ट रोकेगा। बहुत बड़े बड़े केसेस जो मतलब लोगों ने करोड़ों रुपए ट्रांसफर कर दिए डिजिटल अरेस्ट डर से, तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें उसका फेस करना पड़ेगा, हमें उन चीजों को। और कोई भी अधिकारी ऐसे जिसने अपनी डीपी लगा रखी हो तो उसको वेरीफाई करना भी जरूरी है। हाँ ठीक है, अगर आपको लगे कि ये सही हो सकता है तो उसको 2 मिनट में आपके पास जो नंबर आ रहे हैं अपनी नजदीकी पुलिस थाने से या आपके कोई भी परिचित पुलिसमैन से आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। सर एक पर्सनल क्वेश्चन है, हमने कल स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पर, तो लोगों ने उसमें बोला कि सर इतना कूल कैसे रह लेते हैं, आप एक बहुत बड़े पद पे होते हुए भी नॉर्मल व्यक्ति की तरह कैसे रहते हैं। देखिए कई लोग कहते हैं मेरे से ये, हाँ। लेकिन जो पुलिस की जॉब है, पुलिस की जॉब में बहुत मुश्किल होता है ये सब चीज़ें। कई तरह के परिवादी आते हैं, कई तरह की सिचुएशन रहती है, और कई बार तो ऐसा होता है कि 24 घंटे 36 घंटे तक मतलब आपको लगातार सोने को नहीं मिलता। लेकिन उस सब में हम अपने खुद को प्रेशर कैसे मेंटेन करें, स्ट्रेस कैसे मैनेज करें, वो सब अपनी पर्सनल हैबिट्स पे हैं। हम खुद क्या करते हैं, कैसे हमारी लाइफ किस तरह से, या फिर हम अपनी बॉडी माइंड के लिए क्या क्या एक्सरसाइज करते हैं उसके ऊपर है। और ये सब चीज़ें चूँकि देखो आजकल सारी जितनी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो अपनी सर्विस प्रोवाइडर्स है बेसिकली। जैसे वो राजस्थान पुलिस भी है, तो उसका मूल उद्देश्य है जो भी फरियादी हो, चाहे वो बिल्कुल समाज के अंतिम छोर से आया हुआ हो, उसकी भी उतनी मदद की जाए जितना कानून में लिखा गया है, कानून में कहा गया है। कोई भी फ्रीली अपने पास आ सकता है, अपनी बात कह सकता है, तो उसको सुनने के लिए इतना स्ट्रेस मैनेजमेंट और इतना प्रेशर मैनेजमेंट आपको होना चाहिए जितनी भी सिचुएशन होती है, और कहीं ना कहीं ट्रेनिंग का भी पार्ट रहता है। सर जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उन्हें आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे? जो युवा साथी हमारे अगर सिविल सर्विस की या कोई भी गवर्नमेंट जॉब, चाहे टीचर की हो, चाहे पुलिस कांस्टेबल की हो, या और भी स्कूल लेक्चरर वगैरह, इन सब की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सब के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि मेहनत और डेडिकेटेड मेहनत। ऐसा हो कि जब तक आपके गुरुजी कहेंगे या आपके पेरेंट्स कहेंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको खुद को सुबह उठते ही ये लगना चाहिए कि मुझे ये सिलेक्शन लेना है और मुझे ही इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। जब तक खुद के मन में नहीं होगा तब तक टाइम टेबल जरूरी है, या जो अपने बेस पर अपने हिसाब से तैयारी? देखिए सबका पढ़ने का अलग अलग रूटीन रहता है। हाँ। किसी को दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को नाइट टाइम में पढ़ना अच्छा लगता है, और किसी का बिल्कुल प्रॉपर शेड्यूल से पढ़ना अच्छा लगता है। कोई ऐसे सक्सेसफुल भी आपको मिल जाएंगे सिविल सर्वेंट वगैरह जो ये कहेंगे कि मेरा कोई शेड्यूल भी नहीं था। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो युवा साथी हमारे तैयारी कर रहे हैं या इस तरफ सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बनाएं, एक रूटीन बनाएं, और ऐसे कामों में जो चाहे सोशल हो, चाहे आपके फ्रेंड से रिलेटेड हो, जहां आपको जाने की जरूरत नहीं हो या वहां जाना ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें, वो टाइम अपनी स्टडी को दें। आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। और दूसरा ये है कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्या नहीं पढ़ना है, उसमें अंतर करना सीखें कि हर एग्ज़ाम का एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस होता है। जो भी एजेंसी वो एग्ज़ाम करवाती है, जैसे आरपीएससी ने कोई एग्ज़ाम करवाया तो उस एग्ज़ाम का एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस होता है। उस सिलेबस से बिल्कुल स्टिक रहें, उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करें। और दूसरा, टाइम पर अपनी जो प्रिपरेशन है उसको आप इवेल्युएट करते रहें, जो टेस्ट सीरीज है उसके माध्यम से, कि मेरी तैयारी ठीक तो चल रही है। और सर वर्तमान में फिलहाल, पहले क्या होता था, अगर कोई पुलिस वाला या किसी के घर जाता था तो लोग बदनामी से डरते थे कि नहीं पुलिस आई, वो कुछ क्राइम करने नहीं चाहते। अब वर्तमान में एक ऐसा माहौल हो गया, कोई अगर अपराधी है तो वो
जेल से छूटता है तो उसको लोग बधाइयाँ देते हैं, सोशल मीडिया पे उसकी वीडियो बना के डालते हैं, वो बधाई हो ऐसा कुछ। तो सर उसके खिलाफ मतलब ये उचित है या नहीं? ये भी मैं जो भी बेसिकली ये जो हमारे युवा साथी हैं वही कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसमें मैं फिर कहूँगा कि जो वेब सीरीज़ है, जो मूवीज़ आ रही हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है इसमें। जी। और ये भी एक सोसाइटी की फेल्योर है कि हम अपना हीरो किसको मानते हैं, कि अगर कोई क्रिमिनल वहाँ से छूट के आ रहा है और अगर हम या हमारे बच्चे उसका स्वागत करते हैं तो ये बिल्कुल भी ये जायज़ तो नहीं है। अपराध को बढ़ावा देना ये है। अपराध को बढ़ावा देना है, और आप ये उसका अपराधियों का महिमा मंडन जो सोसाइटी का एक तरह से क्रिमिनलाइजेशन कहूँगा मैं इसको। जी। आपने जो अभी आपने कुछ समय पहले बोला कि 6 साल हो गया आपको इस पोस्टिंग पर, यहाँ पे आपने वर्तमान में भवानी मंडी पर है, इससे पहले कहाँ पे थे आप? मेरे जैसा मैंने बताया कि ट्रेनिंग मेरी बीकानेर में हुई है, उसके बाद में मेरी एज ए सर्किल ऑफिसर मेरी फर्स्ट पोस्टिंग गंगधार जो अपने पड़ोस में ही सर्किल है वहाँ थी। वहाँ मैंने 1.5 साल काम किया, और उसके बाद में 9-10 महीने मेरी भोपालगढ़ जोधपुर में भी रहा मैं, और यहाँ पर भी मुझे भवानी मंडी में भी 1-1.25 साल होने वाला। सर आप एक DYSP पद पर है, जो कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, फिर भी आप मॉर्निंग में बैडमिंटन खेलना, अपने परिवार को और फैमिली को कैसे टाइम देते हो, पूरी दिनचर्या कैसी होती है आपकी, उसके बारे में बताइए। देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस किसी भी सर्विस में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ख़ासकर जब बात पुलिस की या सिक्योरिटी फोर्सेस की आती है तो उसमें उसका वर्क लाइफ बैलेंस का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सर्विस में आने के बाद में देखिए, आपके लिए चिंता करने वाला कोई नहीं होगा सिर्फ सिवाय आपके। ये आपको खुद को डिसाइड करना है कि किस तरह से। कई बार ये होता है कि चूँकि पुलिस की सर्विस ऐसी है कि आपको छुट्टी नहीं मिलती, या जिस टाइम आपको किसी प्रोग्राम में जाना हो उस टाइम में कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि किसी तरह की छुट्टी भी नहीं मिल पाती। तो जैसे घर में या कोई सोसाइटी में इस तरह के फंक्शन होते हैं, तो मेरा बेसिकली ये रहता है कि मैं जहाँ रहता हूँ वहीं वहाँ सारे, जैसे मैं भवानी मंडी में भी आप लोगों ने देखा होगा कि लगभग मैं हर जगह जाने की कोशिश करता हूँ। हर प्रोग्राम, हर फंक्शन अटेंड करते हैं, चाहे वो स्कूल का प्रोग्राम हो, चाहे किसी कॉलेज लेवल प्रोग्राम हो, कोई सोसाइटी का प्रोग्राम हो, कोई NGO और इस तरह का प्रोग्राम हो, तो सब जगह जाने की कोशिश करते हैं कि वो एक बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस की टेक्निक है। इसके अलावा जैसे पूरे दिन ऑफिस में काम करके या फील्ड में काम करने के बाद में जब आप घर जाते हैं, तो घर जाने पे आप घर पे उसको जितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो वो उसमें आप ऑफिस को वहीं छोड़ के आए। जब आप घर पहुंच जाते हैं तो सिर्फ ये सोचिए कि मैं घर पे कैसे टाइम दूं। और बाकी ये रहता है कि जैसे मैं कहीं भी हो, चाहे रात को लेट घर पहुंचे हों या फिर कभी नाइट पेट्रोलिंग से घर लेट आते हों, फिर भी मेरा ये शेड्यूल फिक्स है कि मैं सुबह 7 बजे बैडमिंटन खेलने जाना है तो जाना ही है। मतलब 7 बजे आपको कोर्ट में मिलना ही है। रनिंग है, एक्सरसाइज है, बैडमिंटन है, ये सब चीज़ें। और इसके अलावा मैं बुक्स भी रीडिंग करता रहता हूँ, बुक्स पढ़ता रहता हूँ जब भी टाइम मिलता है। और जैसा मैंने बताया, मूवीज़ है, वेब सीरीज़ है, ये भी जैसा मुझे टाइम मिलता है, चाहे गाड़ी में, चाहे मुझे कभी भी जितना फ्री टाइम मिलता है उसमें मैं ये कोशिश करता हूँ। और बाकी जितना पब्लिक इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा रहता है मेरा, और मैं ये कोशिश करता हूँ कि लोगों से ज़्यादा बात की जाए, पर्सनली बात की जाए। जितने मेरे यहाँ जितने फरियादी, जितने परिवादी आते हैं उनसे मैं पर्सनली बात करता हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको भी ये मौका मिलता है उनको समझने का, उनको देखने का। और बाकी वर्क लाइफ बैलेंस का ये देखिए, जब भी आपको ये लगे कि मैं स्ट्रेस में हूँ तो आप अपने से नीचे वालों को देखें कि लोग और कितने स्ट्रेस में, हम तो कुछ भी नहीं है। या फिर ये लगे कि मैं तो बहुत खुश हूँ, या तो आप अपने ऊपर वालों को देखें कि मेरे से बहुत ऐसे लोग हैं जो मेरे से बहुत ऊपर है फिर भी खुश नहीं रह पाते। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस के लिए बहुत ऐसी चीज़ें, ये सारी पर्सनली आपको मैनेज करनी पड़ती है। आपको कोई कहने वाला नहीं है कि आप अपनी लाइफ को ऐसे जिए। आपकी लाइफ अपनी है, उसको आप ही मैनेज करें। सर अक्सर त्योहारों पर हर एक चाहता है कि हमारी फैमिली के साथ हम हर एक त्यौहार एंजॉय करें, कोई मूवमेंट हो। हमने नोटिस किया हर एक त्यौहार पे पुलिस की एक ऐसी ड्यूटी है, उनको जहाँ ड्यूटी रहती है वहीं होती है। तो आपने कभी ऐसा फील नहीं किया कि हाँ हम भी हमारी फैमिली के साथ कोई त्यौहार एंजॉय करें, क्योंकि अक्सर आपकी ड्यूटी त्यौहार के टाइम पे यहीं रहती है? देखो, फेस्टिव सीजन एक ऐसा सीजन है, चाहे वो किसी भी सोसाइटी का फेस्टिवल हो, किसी भी रिलीजन का फेस्टिवल हो, तो जब पुलिस की सर्विस में आते हैं उसी दिन से माइंडसेट बन जाता है कि अब हमने जितने त्यौहार घर पे मना लिए, अब हमारे जितने त्यौहार रहेंगे, हम जहाँ ड्यूटी रहेगी। तो मैं पर्सनली तो ये मानता हूँ कि जैसे मेरी यहाँ ड्यूटी है, तो मैं यहाँ जितना एंजॉय कर सकता हूँ उस त्यौहार को, तो मैं ड्यूटी भी करता हूँ। ड्यूटी के साथ में उस त्यौहार को कैसे मना सकते हैं
अपनी फैमिली के साथ में जो ये बेसिकली मैं जहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ वही मेरी फैमिली है। जी सर। तो इनके साथ ही खुशी के साथ वो त्यौहार मनाते हैं और अच्छा भी लगता है। देखो हर जगह पुलिस की सर्विस में ये आपको मौका मिलता है कि कभी आपकी दिवाली भवानी मंडी में, कभी जोधपुर में मन रही है, तो ये अपने अलग आप अलग में जगह। एक खूबसूरती है पुलिस की। अक्सर पुलिस को देख के मतलब लोगों के मन में ऐसा है नहीं, डर का माहौल होता है, पर सर आप मैंने अभी तक नोटिस किया आपको देखकर यूँ हाँ ऐसा होता है कि कोई मतलब पुलिस में भी ऐसा है मतलब आपके जैसे शख्स कूलिंग है उसकी कुछ। देखिए पुलिस जो हमारी बेसिक टैग लाइन है राजस्थान पुलिस की, आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय। मेरा पर्सनली ये मानना है कि सोसाइटी में 1 या 2% क्रिमिनल होंगे, आप उनसे बच के रहिए और बाकी जो 99% लोग हैं, 98% लोग हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। आपको सोसाइटी में किस तरह के क्राइम चल रहे हैं, कौन क्रिमिनल है, इसकी सूचना भी आपको वो सोसाइटी के 98% लोग देंगे। आपको वहाँ की सारी हेल्प भी वो 98% लोग करेंगे। आपको बचना है तो उन 2% लोगों के साथ उठना बैठने से बचना है जो क्रिमिनल हैं, जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, जिनके क्रिमिनल तरीके के काम हैं। तो मेरे बारे में जैसा है कि मैं इतना कूल रहता हूँ या फिर कोई भी इतना आसानी से मेरे से मिल सकता है, तो वो तो पर्सनल बिहेवियर पे डिपेंड करता है। वो तो हमने नोटिस किया। आपसे कुछ मतलब दूसरे जो छोटे पद पर भी है उन्होंने मतलब ईगो टाइप सा रहता है, किसी से बोलना चालना नहीं, आपसे एक ऐसा फेमिलियर सा रिलेशन लगता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। वो फिर मैं कहूँगा कि वो पर्सनली आप किस तरह से लोगों के साथ बिहेव करते हैं, ये बिल्कुल आपका पर्सनल कि भी यूँ कहते हैं कि भाई पुलिस को ज़्यादा घुलना मिलना नहीं चाहिए, जबकि ऐसा ये मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों के साथ ऐसे लोगों के साथ घुल मिल सकते हैं जो सोसाइटी के बिल्कुल, जिनका अपने काम से काम रखते हैं, जो अपना काम किया घर चले गए, तो ऐसे लोगों से रिलेशन रखने में या ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने में कोई इशू नहीं। ठीक है सर, थैंक यू, आज हमारे शो पे आए उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपके शो पे, और आपके शो के माध्यम से मैं ये मैसेज हमारे जो भी दर्शक हैं उन तक पहुंचा रहा हूं कि एक हम सब जो सड़क सुरक्षा है, रोड सेफ्टी, उस पे हम ध्यान दें। कि आप देखेंगे कि अपने एक छोटे से सर्किल में लगभग आप ये देखिए 5-6 महीने के अंदर 10-12 मौतें हो चुकी है, जो 3 थानों का जो अपना सर्किल है भवानी मंडी, उसके अंदर। तो इतने छोटी सी जगह पे 10-12 मौत होना अपने आप में, वो भी रोड एक्सीडेंट्स में। तो जितने भी युवा साथी हैं, आप जितने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर सकते हैं, प्लीज़ ट्रैफिक रूल्स फॉलो कीजिए। हेलमेट लगाना पुलिस से बचने के लिए नहीं, जबकि खुद की जान बचाने के लिए ज़रूरी है। इन चीज़ों को समझिए। दूसरा मैसेज ये है कि साइबर क्राइम जो है, जो मेरे युवा साथी अगर साइबर क्राइम के बारे में समझते हैं, वो पब्लिक में जहाँ भी बैठे हैं उसको समझें और साइबर क्राइम की ग्रेविटी को समझें। हम पढ़ते तो ज़रूर हैं कि हमें OTP शेयर नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उसके बावजूद जो अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं, वो तक OTP शेयर कर देते हैं या साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। सामने वाला सर वो ऐसे माइंड बना देता है आपका, हम कोई लिंक दे देता है, इस पे क्लिक करो, उसी देखो उनकी एक मोडस ऑपरेंडी रहती है कि हमें किस तरह से हमारा काम करना है, उसी का काउंटर अटैक हमें या उसी का काउंटर करना हमें आना चाहिए। और जो तीसरा मैसेज मेरा ये है कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर जो क्राइम होता है, जिसको अपन रोड रेज कह सकते हैं या गुस्से में अचानक से आकर किया हुआ जो क्राइम है, उससे युवा साथी जरूर बचे। किसी से छोटी सी टक्कर लग गई, उसके बाद में वो इवन वो मर्डर तक पहुंच जाती है, ऐसी घटनाएं रिसेंटली बहुत जगह हुई है। तो उससे बचे। कहीं भी ठीक है, वो अपने संयम या सहनशीलता को वहाँ पर दर्शाएं कि वहाँ पे ठीक है, जैसा भी क्राइम हो आप पुलिस में रिपोर्ट करें, जो भी एजेंसी है उसमें रिपोर्ट करें, लेकिन खुद उससे निपटने के लिए। थैंक यू सर, आपने अपना कीमती समय थैंक यू सो मच। थैंक यू। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और कैसा लगा कमेंट में बताएं, और नेक्स्ट वीडियो किसके साथ बनाएं वो कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।